रात अपने उफान पर थी। दिसंबर की ठंड ने लखनऊ शहर को अपने आगोश में ले रखा था। कोहरा इतना था कि 10 मीटर दूर भी सही से ना दिखे। इसी कड़कड़ाती ठंड में लखनऊ के थोड़ा बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस के बाहर एक काले रंग की स्कॉर्पियो आकर रुकी। ड्राइवर ने उतर के झट से पीछे का दरवाजा खोला और बैजू बाहर आया। दिखने में हट्टा कट्टा पर लंबाई में थोड़ा अदने कद का बैजू खुद को किसी बाहुबली से कम नहीं समझता था। उसे देख फार्म हाउस के गेट पर मौजूद गार्ड ने सर झुकाया और झट से दरवाजा खोल दिया। बैजू अंदर आया और सीधे एक पीछे वाले कमरे में जा पहुंचा, जहां एक करीब 16 साल का लड़का बंधा हुआ था। खाने की थाली पड़ी थी, जिसे देख समझ आ रहा था कि उस लड़के ने खाने को हाथ भी नहीं लगाया। तभी बैजू के पीछे से एक आदमी आया और बोला, भैया जी, कुछ खा पी नहीं रहा था, बहुत चिकम चिल्ली कर रहा था, इसलिए मुंह में कपड़ा ठूंसना पड़ा। बैजू अपने पीछे आए आदमी की तरफ मुड़कर बोला, पड़े रहने दो, एक दिन में कौन सा मर जाएगा। कल वैसे भी इसका बाप कोर्ट में बयान देगा और हमारा पीछा छूट जाएगा। फिर थोड़ा ठहरते हुए बोला, बाप को धमका तो दिए हो ना अच्छे से। हाँ हाँ भैया जी, बेटे की चीख बापों के कानों में पहुंच चुकी है, बढ़िया। और वो इंतजाम किए हो ना जो बोले थे। ये सुन वो आदमी हल्का मुस्कुराते हुए बोला, भैया जी, आपका आदेश भला टला है कभी। कमरा सुहाग रात की तरह महक रहा है, चाहिए आप? बाकी उधर ही पीने का भी रख दिए हैं, कुछ रहे तो आदेश कीजिएगा। बैजू हामी भरते हुए एक कमरे की तरफ बढ़ गया। वहीं फार्म हाउस से कुछ किलोमीटर दूर लखनऊ शहर के एक घर में थोड़ी हलचल थी। ऊपर वाले कमरे में कोई था जो शूज पहन रहा था। हल्की पीली रोशनी में वो कमरा किसी वर्क स्टेशन जैसा लग रहा था, जहां बहुत से कागज इधर उधर चिपके हुए थे। एक टेबल की ठीक सामने लगे बोर्ड पर एक कागज की कटिंग चिपकी हुई थी, जिसमें बैजू का नाम था और लिखा था, आत्महत्या के प्रकरण में लखनऊ के कारोबारी बैजू प्रसाद पर संकट के बादल। शूज पहन के वो शख्स टेबल के सामने आया और उसी कटिंग को गौर से देखा। उस शख्स ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और चेहरे को एक नीले रंग के मास्क से ढक रखा था, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थीं। उसके मास्क में दोनों कान के पास सफेद रंग का पंख बना हुआ था। उसने टेबल पे रखा एक लाल रंग का पेन उठाया और बैजू का नाम कट कर दिया। फिर उसने कमरे की खिड़की खोली तो ठंडी हवा ने जैसे उसकी रूह तक को छू लिया। अगले ही पल वो शख्स एक बाइक पर तेज रफ्तार में आगे की तरफ बढ़ रहा था। अगली सुबह न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर कारोबारी बैजू प्रसाद की हत्या की खबर बड़े बड़े अक्षरों में छपी थी और साथ में एक बच्चे को रेस्क्यू की जाने की बात भी थी, जिसे बैजू ने किडनैप कर रखा था। हर तरफ चर्चा थी कि आखिर ये किसने किया होगा और क्यों। और सबसे बड़ा सवाल था कि बाहुबली तेजपाल सिंह के आदमी को मारने की हिम्मत किसने दिखाई। वहीं लखनऊ शहर के बीच बने एक पुलिस स्टेशन के बाहर एक बाइक आकर रुकी। उस पर सवार था एसआई धीरज शर्मा, जिसकी उम्र लगभग 30 के करीब थी। लंबा चौड़ा एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला धीरज पिछले 2 साल से पुलिस की नौकरी में था, लेकिन थोड़ा दब्बू और डरपोक होने के कारण थाने में उसकी इज्जत लगभग ना के बराबर थी। हाल ही में अपने एक ऑपरेशन के दौरान अपने सीनियर का ऑर्डर फॉलो ना करने के कारण उसे पनिशमेंट मिली हुई थी, जिसमें उसकी ड्यूटी डेटा डिपार्टमेंट में लगा दी गई थी, जहां कुछ पुराने केसेस और फाइल्स को ऑनलाइन अपडेट करना था। धीरज स्टेशन के अंदर चल पड़ा। पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि तेजपाल सिंह के आदमी का मर्डर मतलब तबाही का आगाज जैसा था। पुलिस खुद को तैयार करने में लगी थी और पता लगाने में जुटी थी कि आखिर ये किसने किया होगा। वहीं धीरज चुपचाप डेटा डिपार्टमेंट में आ पहुंचा और अपनी टेबल पर बैठ गया, जहां बहुत सी फाइल्स पहले से मौजूद थी। तभी उस टेबल पर एक लड़का चाय रखकर चला गया और साथ में एक कागज भी। धीरज ने जल्दबाजी में इधर उधर देखते हुए वो कागज खोला तो उसमें लिखा था, आज शाम 4 बजे गोमती। धीरज के चेहरे पर थोड़ी चमक आ गई और फिर उसने अपनी वॉलेट निकाली, जिसमें एक फोटो थी। धीरज अपने भाई के साथ खड़ा था, जो दिखने में बड़े भाई जैसा नजर आ रहा था। धीरज के सामने एक दृश्य घूमा, एक जोरदार धमाका, हर तरफ अफरा तफरी, और इस बीच धीरज अपने भाई को गोद में लिए मदद की गुहार लगा रहा था। तभी भाई उसके कानों के पास आकर बोला, वादा कर धीरू, जिसने भी ये किया है उसका बदला लेगा।
मत छोड़ना उसे। और भाई की आंखें बंद हो गई। धीरज की चीख जैसे पूरे लखनऊ में गूंज गई। वो अतीत से बाहर आया। उसकी सांसें तेज चल रही थी और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। उसने फोटो की तरफ देखते हुए कहा, बदले का आगाज हो चुका है भाई, हो चुका है। तभी फोन की रिंग ने उसका ध्यान खींचा। मोबाइल स्क्रीन पर अंजलि लिखा था और साथ में दिल की इमोजी। उसने तुरंत कॉल पिक किया और उधर से आवाज आई, तुमने पढ़ा? सी, ये वही है, उसी ने किया है। धीरज धीमी आवाज में बोला, क्या? किसकी बात कर रही हो? कुछ तो हिंट दिया करो। उधर से अंजलि बोली, अरे मेरा आर्टिकल, वो बैजू का मर्डर हुआ है ना, मैं आज सुबह क्राइम सीन पर गई थी और मुझे कुछ मिला है। धीरज की सांस एकदम से तेज हो गई। तुम वहां कब गई और मुझे क्यों नहीं जगाया? अरे वो सब छोड़ो, ये मर्डर भी उसी सो कॉल्ड मसीहा नीलकंठ का काम है। आई डोंट नो लोग उसे मसीहा क्यों बोलने लगे हैं। मुझे तो वो खूनी लगता है, एक सीरियल किलर जो मर्डर पर मर्डर किए जा रहा है और पुलिस के हाथ कुछ नहीं। ये सुन धीरज थोड़ा सहम गया। कुछ समय से न्यूज मीडिया में एक इंसान का जिक्र था जो ऐसे लोगों को इंसाफ दिला रहा था जिनको धुतकार दिया गया हो, और मीडिया ने इस इंसान को नीलकंठ नाम दिया था क्योंकि कभी किसी ने इस शख्स को मास्क पहने रात के अंधेरे में देखा था। धीरज की आवाज में हल्की लड़खड़ाहट आ गई। और क्या मिला तुम्हें? एक है चीज जो शायद मुझे इस क्रिमिनल तक पहुंचा सकती है। एंड मजेदार बात यह है कि वो चीज मैंने तुम्हारे पास भी देखी है। ये सुन धीरज के तो होश ही उड़ गए। अंजलि की बात सुन धीरज के होश उड़ चुके थे। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, तो तुम्हें लगता है मैं नीलकंठ हूं? ये सुन अंजलि जोर से हंसी और फिर खुद को संभालते हुए हंसी के अंदाज में बोली, तुम एक मच्छर को मारने में 10 बार सोचते हो, किसी इंसान को मारोगे? मुझे तो कभी कभी भरोसा ही नहीं होता कि मेरा पति एक पुलिस वाला है। धीरज को थोड़ा बुरा तो लगा, पर उसको अब इस बेइज्जती की आदत सी हो चुकी थी और ज्यादा बुरा ना लगने का एक दूसरा कारण भी था। खैर, आई एम हैप्पी कि इस बार कुछ पुख्ता हाथ लगा है। होपफुली मैं इस क्रिमिनल को जल्द ही रिवील कर पाऊं ताकि मेरे बॉस को समझ आए कि अंजलि क्या चीज है। चलो बाय। और कॉल कट हो गई। वहीं लखनऊ के पोश एरिया में बने एक बंगले में चहल पहल थी। बाहर कई सारी लग्जरी गाड़ियां खड़ी थी और सुरक्षा ऐसी जैसे कोई प्रधानमंत्री का आवास हो। अंदर गार्डन एरिया में एक आदमी बैठा नाश्ता कर रहा था। उम्र में लगभग 50 साल का वो आदमी लखनऊ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी धाक रखता था। पॉलिटिक्स से लेकर कॉन्ट्रैक्ट्स तक सब उसकी मर्जी से होता था। मीडिया उसे बाहुबली राणा तेजपाल सिंह बुलाती थी। उसी के सामने एक आदमी बैठा था जिसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। वो आदमी बोल रहा था, सर थोड़ा समय दीजिए, हम पता लगा लेंगे ये किसने किया है। तेजपाल सिंह उसकी तरफ देखते हुए बोला, कमिश्नर साहब, हम जिस गद्दी पर बैठे हैं यहाँ समय की बहुत कीमत है। समय ही निर्धारित करता है कि पावर किसके हाथ में है। हमरे आदमी को किसी ने इतनी बेरहमी से मारा है, जवाब नहीं दिया तो लोग बोलेंगे राणा भैया के अंदर गूदा ही नहीं रहा। कमिश्नर हिचकिचाते हुए बोला, जी हम समझ सकते हैं, बस 24 घंटे दीजिए, मुजरिम जेल जाने से पहले आपके सामने होगा। तेजपाल सिंह बोला, यही उम्मीद है आपसे, वरना आप तो जानते हैं हम ट्रांसफर कराने वाले आदमी हैं नहीं, हम तो सीधे टिकट काटते हैं ऊपर का। कमिश्नर घबराकर उठा और जल्दबाजी में वहां से निकल गया। वहीं तेजपाल ने अपने एक आदमी को बुलाया और कहा, ये जरा अपनी तरफ से भी पता लगाओ किसने बैजू के साथ ऐसा किया है। बड़ा खास आदमी था हमारा, जो भी है आसानी से मौत नहीं मिलनी चाहिए उसे। जी भैया, हम पहले से लगे हुए हैं, आप निश्चिंत रहें, उसकी मौत का खौफ सारा लखनऊ देखेगा। वहीं डेटा सेंटर में बैठा धीरज 4 बजने का इंतजार कर रहा था कि तभी बाहर से तेज आवाजें आई, धीरज शर्मा अंदर आओ अभी। इंस्पेक्टर मल्होत्रा ने गुस्सैल स्वर में कहा। धीरज घबराते हुए उठा और कैबिन में दाखिल हुआ। वहां 3-4 सीनियर ऑफिसर्स बैठे थे। मल्होत्रा ने धीरज पर गरजना शुरू कर दिया,
तुम्हें पता है बैजू प्रसाद का केस कितना सेंसिटिव है? पूरा मीडिया इस केस के पीछे पड़ा है और तुमने उसकी पुरानी एफआईआर की फाइल अभी तक अपडेट नहीं की। धीरज हकलाते हुए बोला, सर वो मैं कल पर निर्भर रहने वाले लोग पुलिस में नहीं चलते। मल्होत्रा ने टेबल पर मुक्का मारा। 2 साल हो गए तुम्हें, अभी तक वही दब्बू, वही डरपोक। तुम्हारे जूनियर्स भी तुमसे आगे निकल चुके हैं। कब तक यूनिफॉर्म की इज्जत गिराते रहोगे? बाकी ऑफिसर्स के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। एक कांस्टेबल धीमी आवाज में बोला, मुझे तो लगता है इसे नौकरी भी किसी की सिफारिश पर मिली होगी। धीरज ने सिर झुका लिया। उसकी मुट्ठियां भिजी हुई थीं, जबड़ा कस गया था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका। अंदर ही अंदर एक आग धधक रही थी, लेकिन बाहर सिर्फ खामोशी थी। निकलो यहां से और शाम तक सारी फाइलें कंप्लीट हो जानी चाहिए। मल्होत्रा ने हाथ से इशारा किया। धीरज बाहर आया तो उसके चेहरे पर पसीना था। वो अपनी सीट पर बैठा। उसने अपने टेबल की दराज खोली और उसमें से वो पर्ची निकाली जिस पर लिखा था आज शाम 4 बजे। उस पर्ची को धीरज ने अपनी मुट्ठी में बंद किया और खुद से कहा, तेरा मकसद इन सब लोगों के अहंकार से बड़ा है। अपने गुस्से को इकट्ठा कर और इसे सही जगह इस्तेमाल करना। शाम 4 बजे धीरज रेलवे स्टेशन के पीछे वाली गली में मौजूद एक चाय की दुकान पर आ चुका था। लोहे की पटरियों पर दौड़ती ट्रेनों का शोर यहाँ की खामोशी को और गहरा कर देता था। धीरज ने चाय ली और एक बेंच पर आ बैठा। वो थोड़ा सतर्क दिख रहा था, जैसे हर समय उसे खतरे का अंदेशा हो। तभी कोई शख्स दूसरी बेंच पर आ बैठा। धीरज समझ गया कि कौन आया है। दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए थे। वकील करके एक आदमी है, नकली दवाओं का धंधा देखता है तेजपाल के लिए। कहाँ मिलेगा ये जैसे ही पता चलेगा बता दूंगा। धीरज ने हामी भरी और कहा, ठीक है, पर तुमको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। बैजू के बाद सब बदल चुका है, मैं भी खतरे में हूं। ये सुन वो शख्स बोला, हाँ, अपनी बहन के लिए इतना खतरा तो उठा सकता हूं। जानते हो, तुम्हारे भाई की मौत के बाद जैसे उसने जीना ही छोड़ दिया है। बोलती है जब तक तेजपाल का मरा हुआ चेहरा नहीं देख लेगी उसे सुकून नहीं मिलेगा। ये सुन धीरज को एक झटका सा लगा। उसे एक पल को अपने भाई का चेहरा दिख गया। भाई, सबसे पहले तुम्हें बता रहा हूं, कावेरी मेरी जान जिगर, प्यार हो गया उससे। पर घर में मत बताना, नहीं तो बवाल मच जाएगा। सही समय पर मैं बताऊंगा। शादी तो इसी से करूंगा। धीरज के चेहरे पर एक पल को हंसी आ गई। फिर उसने कहा, मेरा भी मकसद यही है। उस इंसान को तिल तिल मरने पर मजबूर करूंगा। अब तुम जाओ और अलर्ट रहना। तेजपाल जल्द ही समझ जाएगा कि ये सब क्यों हो रहा है उसके साथ। इसके बाद वो शख्स वहां से चला गया। धीरज ने चाय खत्म की और बाइक से थाने की तरफ चल दिया। शाम को ड्यूटी खत्म करके निकलने में उसे देर हो गई। रात को करीब 10 बजे जब वो घर पहुंचा तो उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। घर का दरवाजा आधा खुला हुआ था। धीरज के कदम वहीं ठिठक गए। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। अंदर घुप सन्नाटा था। धीरज ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। अंदर गुप्त सन्नाटा था। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा पूरा घर मोमबत्तियों की मध्यम थरथराती रोशनी में नहाया हुआ था। मेज पर सजा खाना अब ठंडा हो चुका था और कमरे की हवा में मोगरे की महक अब एक बोझ जैसी लग रही थी। अंजलि बालकनी के पास खड़ी थी। उसकी लाल साड़ी का रंग उस रोशनी में किसी ताजा जख्म जैसा गहरा लग रहा था। वो मुड़ी नहीं, बस उसकी आवाज खाली कमरे में किसी गूंज की तरह तैरने लगी। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मेरे माइंड से। धीरज ने करीब आते हुए कहा, व्हाट सॉरी? हमारी एनिवर्सरी कैसे भूल सकते हो धीरज? मुझे तो लगने लगा है कि तुम्हें अब प्यार ही नहीं रहा। धीरज उसके हाथ पकड़ते हुए बोला, ऐसा नहीं है यार, सस्पेंशन के बाद इतना काम दे रखा है कि कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिल पाता। अंजलि ने हाथ झटक दिया, काम मेरे पास भी बहुत रहता है, पर आए दिन नहीं भूलती मैं। कितना कुछ किया था यार। वेरी वेरी सॉरी, चलो कुछ बाहर खाने चलते हैं। धीरज ने कान पकड़ते हुए रिक्वेस्ट की और फिर उसके कान के करीब आते हुए बोला, या फिर पहले थोड़ा रोमांस हो जाए फिर। धीरज की गर्म सांसें अंजलि को मदहोश करने लगी।
धीरज ने धीरे से उसके होठों के करीब अपने होठ लाए और एक हल्का सा स्पर्श दोनों के बदन में आग लगाने के लिए काफी था। अंजलि धीरज की बाहों में सिमटने लगी। दोनों एक पल को इश्क के नशे में डूबने लगे। तभी अंजलि ने उसे झटका देकर दूर किया और कहा, पहले खाने के लिए चलते हैं, नहीं तो ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा। धीरज थोड़ा मुंह बनाते हुए बोला, ठीक है। कुछ देर में दोनों लोग लखनऊ के एक मशहूर कैफे में आ पहुंचे। अंदर एक लोकल आर्टिस्ट पुराने गानों को बखूबी गुनगुना रहा था। वेटर ने उनके बैठते ही टेबल पर कैंडल लाइट डिनर जैसा माहौल कर दिया। तो कैसा जा रहा है तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन? धीरज ने हिचकिचाते हुए पूछा, जैसे कि वो सारा सच जान लेना चाह रहा हो। मुझे एक तस्वीर मिलने वाली है, नीलकंठ की। धीरज, जिसने बस कोल्ड ड्रिंक का एक सिप ही लिया था, लगभग गले में अटका लिया। उसे जोर की खांसी आने लगी। क्या हुआ तुम्हें? अंजलि ने पूछा। सॉरी, बस थोड़ा क्या कह रही थी तुम? तस्वीर? हाँ, एक बंदा मिला है जो हेल्प कर रहा है। एंड यू नो, मुझे उस साइट पर एक धागा भी मिला था, नीले रंग का, शायद उसके मास्क का हो। धीरज का तो गला सूखने लगा। तुम क्यों इतना उसके पीछे पड़ी हो? शायद वो कुछ ठीक कर रहा हो, शायद इतना बुरा ना हो। धीरज ने अपना बचाव करते हुए कहा, व्हाट आर यू टॉकिंग? वो लोगों को मार रहा है, लोगों के भले के लिए ही सही, पर वो एक कातिल है। कानून नाम की भी कोई चीज होती है? मुझे नहीं लगता। होती तो आज 10-10 साल केसेस नहीं चलते। तुम्हें पता है, मनोहर करके एक आदमी है जो पिछले 10 साल से एक जमीन का केस लड़ रहा है, जिस पर गैर कानूनी तरीके से एक रसूखदार ने कब्जा कर लिया है। उसे आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ तो छोड़ो, उसकी सुनी भी नहीं गई है कोर्ट में। उसकी जमीन आज एक बड़े से फार्म हाउस की चारदीवारी के अंदर जा चुकी है। देखो धीरज, ऐसे तो हजारों केसेस हैं, आई एग्री, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को मारना शुरू कर दो जिन्होंने गलत किया है, और फिर समाज, न्याय और नैतिकता की क्या वैल्यू रह जाएगी? तभी धीरज का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने मैसेज देखा। वो वकील की लोकेशन का था। वकील एक बार में आया हुआ था। धीरज ने मोबाइल स्क्रीन पर अपने बॉस की कॉल कहकर थोड़ा अलग बात करने चला गया। फिर थोड़ा मुंह बनाते हुए आया, सॉरी यार, मुझे जाना पड़ेगा, अर्जेंट में पुलिस स्टेशन बुलाया है, लगता है कुछ हुआ है। अंजलि का मुंह बन गया, क्या यार, ये ruined द होल नाइट, और वह गुस्से में उठकर वहां से चली गई। धीरज की आंखों में मजबूरी साफ झलक रही थी, पर उसके लिए उसका मकसद फिलहाल सबसे बड़ा था। शहर की चकाचौंध से दूर एक संकरी गली के कोने पर बने उस छोटे से देसी बार में धुएं और सस्ती शराब की बू फैली हुई थी। धीरज ने अपनी जैकेट की कॉलर थोड़ी ऊपर की और दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजरें सीधे कोने वाली उस टेबल पर टिकी जहां वकील अपने 3 गुर्गों के साथ बैठा जोर जोर से हंस रहा था। वकील के चेहरे पर वही शातिराना चमक थी जो अक्सर कानून की धज्जियां उड़ाने वालों के पास होती है। अभी धीरज ने अपनी जगह पक्की भी नहीं की थी कि अचानक वकील का फोन बजा। उसने इशारा किया और अपने आदमियों के साथ तेजी से बाहर निकल गया। इतनी जल्दी? कुछ तो गड़बड़ है, धीरज ने बुदबुदाया और बिना वक्त गवाए उनके पीछे हो लिया। बाहर निकलते ही वकील एक काली स्कॉर्पियो में बैठा और गाड़ी धूल उड़ाती हुई आउटर लखनऊ की सुनसान सड़कों की तरफ बढ़ गई। धीरज अपनी बाइक पर सुरक्षित दूरी बनाए उसका पीछा कर रहा था। हेडलाइट्स बंद थी, सिर्फ सड़क पर पड़ती चांदनी और सामने वाली गाड़ी की टेल लाइट्स उसका रास्ता दिखा रही थी। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक विशाल और जर्जर कोल्ड स्टोरेज के सामने जाकर रुकी। चारों तरफ ऊंची गाड़ियां और कटीले तार लगे थे। वकील अपनी कार से उतरा और इधर उधर देखते हुए एक छोटे लोहे के गेट से अंदर दाखिल हो गया। धीरज ने अपनी बाइक झाड़ियों में छिपाई और रेंगते हुए दीवार के करीब पहुंचा। उसने ऊपर की ओर देखा जहां कोल्ड स्टोरेज का बोर्ड आधा लटका हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, कोल्ड स्टोरेज इस सुनसान इलाके में और इस वक्त? ये जगह तो बरसों से बंद पड़ी दिख रही है। इसका मतलब ये कोल्ड स्टोरेज तो बस दुनिया को दिखाने के लिए है। असल खेल तो इसके अंदर चल रहा है। तभी उसे अपने पीछे एक आहट सुनाई दी और अगले ही पल उसे समझ आ गया कि किसी ने उसके सिर पर गन तान रखी है। धीरज को एहसास हो चुका था कि किसी ने उसके सिर पर गन तान रखी है। तभी पीछे से पान भरे मुंह से एक आवाज आई,
कौन हो बे तुम? और ये छुप के क्या देख रहे हो? धीरज अपने नीलकंठ अवतार में नहीं था, इसलिए चेहरा दिखाना उसका सारा राज बाहर आने जैसा था। चुपचाप बिना हरकत किए मेरी तरफ पलट और दोनों हाथ ऊपर। नीलकंठ के पास अपना चेहरा दिखाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। कोल्ड स्टोरेज के बाहर लगे एक स्ट्रीट लाइट की हल्की आती रोशनी भी उसके लिए घातक हो रही थी। धीरज ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और पलटा। सामने उसके एक अधेड़ उम्र का हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में देसी पिस्तौल थी। उसकी आंखों में खूंखार शेर सी गर्मी थी। कौन है बे तू? जल्दी बोल। धीरज कुछ बोलने को हुआ कि तभी लाइट चली गई। धीरज ने अपनी किस्मत को शुक्रिया कहा और अगले ही सेकंड पिस्तौल धीरज के हाथ में थी और वो बंदा धीरज की गिरफ्त में। धीरज ने उसके मुंह में पिस्तौल घुसा दी और बोला, मैं वो हूं जिससे बुरे लोग दोबारा नहीं मिल पाते। और फिर उसने उस शख्स की गर्दन पर जोरदार वार किया, जिसके बाद उस आदमी का बचना नामुमकिन था। उसने उस आदमी की लाश को वहीं छुपा दिया और उस कोल्ड स्टोरेज के थोड़ा करीब आ गया। अंदर से आती मशीनों की हल्की गूंज और कुछ केमिकल्स की तीखी गंध हवा में तैर रही थी। धीरज ने दीवार के एक झरोखे से अंदर झांकने की कोशिश की, पर वहां घना अंधेरा था। उसे कुछ साए हिलते हुए दिखे और लेबल्स के सरसराने की आवाज आई। उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने अंदाजा लगाया, बैजू ने ठीक ही कहा था, तेजपाल का असली साम्राज्य यहीं छुपा है। मुमकिन है कि नकली दवाओं का पूरा सिंडिकेट इस खंडर के पीछे से चलाया जा रहा हो। यही वो अड्डा है जहां से मौत की पुड़ियां शहर भर में सप्लाई होती हैं। धीरज ने अपने फोन को साइलेंट पर डाला। उसे पक्का यकीन था कि वो सही जगह पहुंच गया है, लेकिन उसे सबूत चाहिए थे। वहीं दूसरी तरफ अंजलि जब घर पहुंची तो उसका मन कैफे वाली बात को लेकर अभी भी भारी था। उसने अपने पर्स से वही नीला धागा निकाला और उसे गौर से देखने लगी। उसने मन ही मन सोचा, नीलकंठ, तुम जो भी हो, मैं तुमको नहीं छोड़ने वाली। तभी उसके मन में एक ख्याल चमका, ये धीरज उसको क्यों डिफेंड कर रहा था? कहीं ये कुछ मुझसे छुपा तो नहीं रहा? जब भी नीलकंठ की बात होती है, ये अजीब बर्ताव करने लगता है, जैसे मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। नहीं, ये भला नीलकंठ एक नंबर का फट्टू है। पता नहीं कैसे पुलिस में भर्ती हो गया। अंजलि का मन बहुत से ख्यालों में उलझा हुआ था। उसे इस नीलकंठ वाली स्टोरी को क्रैक करना ही था, क्योंकि जर्नलिज्म में आने का उसका मकसद ही यही था। यह उसके करियर का सबसे बड़ा चांस था, जिसे वो किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। तभी उसकी नजर बेड के नीचे रखे बॉक्स पर गई, जो बिल्कुल नया था। उसने पहले कभी ऐसा बॉक्स घर में नहीं देखा था। वो धीमे कदमों से झुकी और उस बॉक्स को बाहर निकाला। जाने क्यों, पर उस बॉक्स को देखकर उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। उसे एक अजीब सा डर सता रहा था कि कहीं नीलकंठ का मुखौटा इसी के अंदर तो नहीं रखा है। वो बस उसे खोलने ही वाली थी कि तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने बॉक्स को वहीं रखा और झट से कॉल उठाया। उधर से किसी शख्स की आवाज आई, मैडम, काम हो गया, एक लोकेशन भेज रहा हूँ, आ जाइए, और मेरी बख्शीश लाना मत भूलिएगा। हाँ, मैं आती हूँ, अंजलि ने कहा और कॉल कट गई। अंजलि के चेहरे पर जीत की चमक आ गई। उसने उस बॉक्स को वापस बेड के नीचे खिसका दिया और बड़ी फुर्ती से अपना पर्स लेकर वहां से निकल गई। उसे लगा कि अब नीलकंठ का सच उसके बहुत करीब है। इधर धीरज दीवार के साए में दुबका हुआ था। उसके सिक्स सेंस ने उसे पहले ही खतरे का सिग्नल दे दिया था। अंदर से वकील की दहाड़ सुनाई दी, जल्दी हाथ चलाओ, बॉस का सख्त ऑर्डर है, हमें बहुत सतर्क रहना होगा, सुरक्षा और कड़ी कर दो। दवाओं की ये खेप आज रात हर हाल में महाराष्ट्र के लिए निकलनी चाहिए। अगर देरी हुई तो राणा भैया हमें जिंदा गाड़ देंगे। धीरज के हाथ मुट्ठियों में भिज गए। तो महाराष्ट्र तक जहर भेजने की तैयारी है, उसने मन ही मन कहा। उसने देखा कि वहां करीब 10 हथियारबंद गुंडे थे। सीधे हमला करना खुदकुशी होती। वो धीमे कदमों से अपनी बाइक के पास गया, जिसमें उसका मास्क छुपा हुआ था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और कोल्ड स्टोरेज के मुख्य पावर ग्रिड की तरफ बढ़ा। उसने सोचा, अंधेरा मेरा दोस्त है और नीलकंठ उनकी मौत। इधर अंजलि तेजी से स्कूटी चलाकर शहर के एक पुराने खंडरनुमा इलाके में पहुंची, जहां उस आदमी ने उसे बुलाया था। वो अपनी जीत के करीब थी। उसे लगा कि आज रात नीलकंठ का नकाब उतर जाएगा, लेकिन जैसे ही वो उस सुनसान जगह पर पहुंची, उसे एहसास हुआ कि वहां कोई नहीं था।
उसने उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। अगले ही पल उसके पीछे एक आकृति उभरी। अंजलि समझ गई कि वो किसी खतरे में फंस चुकी है। वो तेजी से वहां से अपनी स्कूटी की तरफ भागी। कोई उसके पीछे भागा। उसने हड़बड़ाहट में स्कूटी स्टार्ट की, लेकिन जैसे आज किस्मत उसके खिलाफ थी, स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। एक आदमी हाथ में चाकू लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था।